गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, राम राम। आज के नए सेशन में आपका हार्टिएस्ट वेलकम है। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है, देखिए आज की यूनिट है हमारी इन्फ्रेंस। ठीक है, ये अगर हम बात करें कि कौन सी एग्जाम में आएगी तो ये रीट की फर्स्ट जो यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट का तीसरा टॉपिक है। रीट की फर्स्ट यूनिट का तीसरा टॉपिक है, तो ये रीट एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। ठीक है, कौन सी एग्जाम में आने वाला टॉपिक है? रीट एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। हमने टॉपिक का नाम लिखा इन्फ्रेंस। ठीक है, एक बार मैं आपको इसका फोनेटिक सिंबल बता देता हूं। तो देखिए, इन्फ्रेंस आपके सिलेबस में, यानी कि जो बच्चे रीट की एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने एज ए सेकेंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश चुना है, तो उनके फोनेटिक सिंबल्स, देयर ट्रांसक्रिप्शंस एंड यूसेज पूछे जाएंगे। तो यहां इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, देखिए इन्फ्रेंस, ये इसका उच्चारण हो गया। तो यूनिट हमारी है इन्फ्रेंस, रीट एग्जाम में आना है। अब देखिए, ये जो इन्फ्रेंस वर्ड लिखा है हमने, इस इन्फ्रेंस वर्ड का सबसे पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए, हम इसके अर्थ की बात करें स्टूडेंट की, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसके तीन अर्थ हैं। तीन अर्थ कौन कौन से हैं? देखिए, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आपके सामने। तीन अर्थ हैं इसके। एक अर्थ है इसका निष्कर्ष, दूसरा अर्थ है इसका परिणाम, और तीसरा अर्थ है इसका अनुमान। तो हमने जो एक वर्ड लिखा है, वर्ड है बोर्ड पे सामने, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। वर्ड मैंने लिखा है आपके सामने इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस वर्ड जो है, इसका फोनेटिक सिंबल भी या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने लिख दिया है, INF, ए, छोटा ए, फिर R, फिर ए, फिर N, फिर S, इन्फ्रेंस। ठीक है, अब इस इन्फ्रेंस वर्ड का हम अर्थ यानी कि इसका मीनिंग पता करें कि हिंदी में इसके समान अर्थ रखने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा इसके तीन अर्थ हैं। एक अर्थ होता है निष्कर्ष, एक होता है परिणाम, एक होता है अनुमान। ये इस वर्ड के तीन क्या हो गए? अर्थ हो गए। अब देखिए, निष्कर्ष जो शब्द है, इस निष्कर्ष शब्द के इंग्लिश में समानार्थी शब्द और क्या क्या हैं? तो निष्कर्ष शब्द के लिए देखिए, पहला ए जो है, यानी एक नंबर पॉइंट, हम कह सकते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन। दूसरा जो वर्ड है वो है एसेंस, ESSENCE, एसेंस। फिर देखिए परिणाम। परिणाम के सेंस में या परिणाम के अर्थ में हम दो वर्ड लिख सकते हैं। एक वर्ड लिख दिया हमने रिजल्ट, और एक वर्ड लिख दिया हमने दूसरा कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस। फिर एक है अनुमान। तो अनुमान के लिए आप वर्ड लिख सकते हैं, पहला जैसे गेश, और दूसरा वर्ड लिख सकते हैं जैसे प्रिजुप्शन। प्रिजुप्शन। तो जो हमने इन्फ्रेंस वर्ड लिखा है, इस इन्फ्रेंस वर्ड के तीन मीनिंग होते हैं। तीन मीनिंग कौन कौन से? अर्थ। ये आपकी पहली सीडी है, ये आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो फालेसी टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान ढंग से। इन्फ्रेंस का मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया है, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है। बात करें इसके अर्थ की, तो इसके तीन अर्थ होते हैं, एक निष्कर्ष, एक परिणाम और एक अनुमान। इसके अलावा इन्फ्रेंस वर्ड के और बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे हस्तक्षेप करना, अनुमान लगाना, ठीक है, भविष्यवाणी करना, पहले से प्रिडिक्ट करना किसी चीज के बारे में। तो अब यहां पे देखिए, निष्कर्ष के संदर्भ में हमने दो वर्ड लिखे हैं, कंक्लूजन और एसेंस। फिर परिणाम के संदर्भ में हमने इसके दो पर्यायवाची लिखे हैं इन्फ्रेंस के, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। फिर अनुमान के संदर्भ में दो वर्ड लिखे हैं, गैश और प्रिजुप्शन।
गैस और प्रिजप्शन। अब देखिए इन्फ्रेंस है क्या वाकई, इन्फ्रेंस जो है मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। इन्फ्रेंस क्या है, व्हाट इज एन इन्फ्रेंस। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन करें इन्फ्रेंस क्या है, हम अपने आप से क्वेश्चन करें, मान लीजिए कि इन्फ्रेंस क्या है, हमने इसके अर्थ की चर्चा कर ली, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख लिया। तो अब आ जाइए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन करें कि व्हाट इज एन इन्फ्रेंस, व्हाट इज एन इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस क्या है, ठीक है, इन्फ्रेंस क्या है, यह हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन का जब हम रिप्लाई करेंगे या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन्फ्रेंस के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं कि इन्फ्रेंस जो है वो रीजनिंग टॉपिक सुना होगा आपने, तर्क शक्ति, ठीक है। जैसे कि आप राजस्थान पुलिस के एग्जाम देते हैं तो वहां रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर जैसे आप यहां फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देते हैं तो फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आते हैं। आप जैसे प्री बीएड टेस्ट देते हैं तो उसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जिसको कहते हैं उसके क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग का एक पार्ट है इन्फ्रेंस, क्या है, रीजनिंग का एक पार्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति एक कथन को पढ़ करके उस कथन के बारे में उसको जितनी जानकारी होती है उन सारी जानकारी को एकत्रित करके फिर वो एक निष्कर्ष निकालता है। तो रीजनिंग का एक पार्ट है। दूसरा एक पॉइंट हो गया कि इन्फ्रेंस क्या है, इन्फ्रेंस इज अ पार्ट ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग का पार्ट है मूविंग फ्रॉम ए प्रेमेजिज, ठीक है, एक निश्चित प्रमेय यानी एक निश्चित क्षेत्र के थ्रू गुजरता है एंड फाइंड आउट ए लॉजिकल कंक्लूजन, और एक लॉजिकल यानी तार्किक निष्कर्ष देता है, यह कहलाता है इन्फ्रेंस। दूसरा है कि इन्फ्रेंस क्या है, इन्फ्रेंस इज ए मेंटल एक्टिविटी। इन्फ्रेंस क्या है, एक मेंटल एक्टिविटी है जिसको सभी क्षेत्र में काम में लिया जाता है, न केवल इंग्लिश भाषा में बल्कि मैथमेटिक्स में, बल्कि साइंस में, इसके अलावा मेडिकल साइंस में, वेटेनरी के अंदर, या फिर मैकेनिकल साइंस जो है यानी कि मशीनरी जो है वहां पर भी इसको काम में लिया जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी चाहत है कि वह मैकेनिक बनेगा, जिसकी चाहत क्या है कि वह मैकेनिक बनेगा, वह किसी मैकेनिक की दुकान पे जाएगा और वहां पे कहेगा मुझे काम सीखना है। अब वह देखिए क्या करेगा, उस मैकेनिक के पास बैठेगा, उस मैकेनिक के द्वारा किए जाने वाले कार्य का क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी कि अवलोकन करेगा, निरीक्षण करेगा। उस निरीक्षण के बाद उसको जितनी जानकारी है, उसका जितना अनुभव है, उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, उन इंफॉर्मेशंस को वो एक साथ इकट्ठा करेगा और फिर उनको इकट्ठा करके वो किसी एक पार्टिकुलर काम के बारे में क्या करेगा, अपना एक लॉजिक देगा यानी एक निष्कर्ष देगा, और आगे आने वाली लाइफ में वो उसी निष्कर्ष के आधार पे क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। तो व्हाट इज एन इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस क्या है, तो इन्फ्रेंस क्या है, इसका पहला जवाब है, मैं कह रहा हूं क्या, इन्फ्रेंस इज a part of, inference is a part of reasoning. Inference is a part of reasoning moving from a premises to a logical conclusion. देखिए इन्फ्रेंस यानी कि निष्कर्ष, अनुमान, परिणाम इज ए पार्ट ऑफ रीजनिंग, ये एक रीजनिंग तर्क शक्ति का क्या है, भाग है। मूविंग फ्रॉम, जो क्या करता है, जाता है, फ्रॉम ए प्रेमेजिस, देखिए ये वर्ड जो है इसका प्रोनाउंसिएशन है
इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रमेसज, प्रमेसज। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख देता हूं, PREM, फिर ये वाला ए, फिर ये वाला एस, फिर ये वाला ए और फिर जेड, प्रमेसज। प्रमेसज का मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित दायरा, यानी कि एक निश्चित कथन, एक निश्चित तर्क जो हमें दिया गया है, उसे मूविंग फ्रॉम ए प्रेमिसेस, यानी एक निश्चित तर्क से, एक निश्चित क्षेत्र से, एक निश्चित दायरे से, एक निश्चित कथन से गुजरता है। किसके लिए? टू ए लॉजिकल कंक्लूजन, एक तार्किक निष्कर्ष के लिए। उसे क्या कहते हैं? इन्फ्रेंस कहते हैं। तो इन्फ्रेंस इज अ पार्ट ऑफ रीजनिंग, इन्फ्रेंस एक रीजनिंग का पार्ट है। मूविंग फ्रॉम ए प्रेमिसेस, एक निश्चित दायरे से गुजरता हुआ कहां जाता है? टू ए लॉजिकल कंक्लूजन, एक तार्किक निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ता है। दूसरा, व्हाट इज एन इन्फ्रेंस, इसका दूसरा अगर हम उत्तर दें तो बी आंसर है, एन इन्फ्रेंस इज ए मेंटल प्रोसेस, ए मेंटल प्रोसेस विच इज यूज्ड, जो यूज की जाती है, विच इज यूज्ड टू गिव ए लॉजिकल कंक्लूजन अबाउट समथिंग, which is used to give a logical conclusion about something. Second, what is an inference का आंसर है an inference, एक निष्कर्ष, एक अनुमान, एक परिणाम क्या है? is a mental process, एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। which is used, जिसका प्रयोग किया जाता है, to give, देने के लिए, a logical, तार्किक, conclusion, निष्कर्ष अबाउट समथिंग। ये मेंटल प्रोसेस है या नहीं है? जैसे आपने एक व्यक्ति देखा और उस व्यक्ति के 3 पीढ़ी में से आपने किसी को कहा कि इसके बीमारी है शुगर की, फिर उसके पोते में, पोती में या दोहिती में ऐसे आ जाता है, तो आप कहते हैं ये बीमारी जेनेटिक है। ये बीमारी क्या है? जेनेटिक है। किसी परिवार में कुछ लोग बहुत ज्यादा हंसमुख हैं, तो आप देखते कह देते हैं इस परिवार के सारे लोग, तो आपने क्या किया? अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल किया, क्या करने के लिए? एक निष्कर्ष देने के लिए। क्या करने के लिए? आपने एक मस्तिष्क, अपने मस्तिष्क, अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, क्या करने के लिए? एक निष्कर्ष देने के लिए। तो एन इन्फ्रेंस इज ए मेंटल प्रोसेस, एन इन्फ्रेंस क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड टू गिव, देने के लिए, ए लॉजिकल कंक्लूजन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में, उसे देख करके, उसको पढ़ करके, उसका अवलोकन करके, उसका निरीक्षण करके, उसके बारे में हम एक निष्कर्ष जारी करेंगे। उस निष्कर्ष के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? मेंटल प्रोसेस की, मानसिक प्रक्रिया की। हमें सभी चीजों को, हमें सभी वस्तुओं को, हमें सभी कथनों को, हमें वहां पर अप्लाई होने वाली सभी परिस्थितियों को देखते हुए फिर हम एक निष्कर्ष पे जाते हैं, और इन सब प्रक्रियाओं में जिस शक्ति का प्रयोग होता है वो होती है मेंटल प्रोसेस। तो इन्फ्रेंस इज ए मेंटल प्रोसेस। सेकंड आंसर हो गया। फिर थर्ड देखिए, सी पॉइंट है, एन इन्फ्रेंस इज a conclusion, an inference is a conclusion that draw from you about something। तीसरा पॉइंट है, एन इन्फ्रेंस इज ए कंक्लूजन, इन्फ्रेंस एक निष्कर्ष है, दैट ड्रा, जो क्या करते हैं आप? बनाते हैं, उतारते हैं या देते हैं
फ्रॉम यू, तुम्हारे द्वारा, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में आप क्या करते हैं, एक निष्कर्ष देते हैं। वह निष्कर्ष क्या है, इन्फ्रेंस है। डी पॉइंट देखिए, एन इन्फ्रेंस is a logical argument, a logical argument making on the basis of evidence, experience and knowledge। देखिए, एन इन्फ्रेंस इज ए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। एक लॉजिकल क्या होता है, तर्क होता है, एक आर्ग्यूमेंट होता है। मेकिंग ऑन द बेसिस, जिसको बनाया जाता है, जिसको रचा जाता है या बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आपको जो सबूत मिलते हैं उन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, यानी एक आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक तर्क करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जो तुम्हारे अनुभवों पर आधारित होता है, विच इज बेस्ड ऑन योर नॉलेज, तुम्हारे नॉलेज पर बेस्ड होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक कोर्ट है, उस कोर्ट में जज बैठा है, जज के सामने वकील खड़ा है, कटघरे में एक क्या खड़ा है, मुजरिम खड़ा है। अब जो कौन है, जज है, वह जज अपना एक निष्कर्ष देता है कि इस मुजरिम को रिहा कर दिया जाए या इस मुजरिम को इतने महीने की, इतने साल की सजा दे दी जाए। अब ये जो निष्कर्ष है ये किस पे आधारित है, उसके एक्सपीरियंस पे, उसके नॉलेज पे। उसने एक आर्ग्यूमेंट किया। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो उसने निष्कर्ष निकाला, ये जो उसने आर्ग्यूमेंट किया, ये किसके बेस पे किया, एविडेंस के बेस पे किया। तो जैसे वकील है, वकील आर्ग्यूमेंट देता है, दलील देता है जज के सामने, तो उसके पास क्या होते हैं, एविडेंस होते हैं। तो आप किसी एविडेंसों को आधार मान करके, अपने अनुभव को आधार मान करके, अपने ज्ञान को आधार मान करके, तर्क शक्ति से परिपूर्ण, तर्क आधारित लॉजिकल जो आर्ग्यूमेंट करते हैं, दैट इज नॉन इन्फ्रेंस। उसी को क्या कहा जाता है, इन्फ्रेंस कहा जाता है। तो ये हो गए जवाब किसके, इन्फ्रेंस के। हमने क्वेश्चन लिखा था, देखिए एक बार रिपीट कर देता हूं। आज का जो टॉपिक स्टार्ट था वो था रीट एग्जाम के अकॉर्डिंग, रीट के जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, अनसीन प्रोज पैसेज, उसकी 3 नंबर की यूनिट है हमारी इन्फ्रेंस, जिसको अधिकांश लोग फालेसी के नाम से जानते हैं। तो इन्फ्रेंस जो है ये रीट एग्जाम में आना है। इन्फ्रेंस वर्ड का मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया यहां, इन्फ्रेंस होता है। अब इन्फ्रेंस के 3 अर्थ हैं, निष्कर्ष, परिणाम, अनुमान। मैंने तीनों का एक एक शब्द या 2-2 शब्द इंग्लिश के लिखे हैं, कंक्लूजन, एसेंस, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, गेस और प्रिज्यूप्शन। अब बात आती है कि इन्फ्रेंस कहें किसको, तो मैंने आपसे कहा व्हाट इज एन इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस क्या है। अगर हम ये अपने आप से क्वेश्चन करते हैं तो इसका आंसर था इन्फ्रेंस क्या है, इन्फ्रेंस इज ए पार्ट ऑफ रीजनिंग। पहला पॉइंट था कि ये रीजनिंग का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मूविंग फ्रॉम, जिसमें व्यक्ति यानी पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, सुनने वाला जो व्यक्ति है। आपने देखे होंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, फालेसी के 2 या 3 लाइन होती हैं, फिर आपसे पूछता है कि इसमें कौन सी फालेसी है। तो उसमें एक लॉजिक होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक कंक्लूजन होता है, और एक उस कंक्लूजन के लिए एविडेंस होता है, प्रमाण होता है। जैसे कि मैं आपको एक हैस्टी जनरलाइजेशन 2018 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे कहा गया कि ब्रिटेन के कंडक्टर ने मुझे कल धोखा दिया, ब्रिटेन के कंडक्टर ने मुझे कल धोखा दिया, ब्रिटेन के कंडक्टर ने कल मुझे धोखा दिया, ये एक एविडेंस हो गया। फिर इसके बाद में एक निश्चित सेकंड प्रेमिसेज आती है, यानी एक दायरा आता है, ब्रिटेन के लोग डिसऑनेस्ट हैं, ब्रिटेन के लोग डिसऑनेस्ट हैं, ये कंक्लूजन है। क्यों डिसऑनेस्ट हैं, उसके नीचे ऊपर एविडेंस दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से ये क्या है, एक रीजनिंग का पार्ट है, मूविंग फ्रॉम प्रेमिसेस टू ए लॉजिकल कंक्लूजन। एक लॉजिकल कंक्लूजन के लिए एक निश्चित जो हमें कथन
या निश्चित जो हमें टेक्स्ट दिया गया है, जानकारी दी गई है, हमें उसमें से होकर के गुजरना होता है। गुजरने का मतलब यहां पेज को फाड़ करके नहीं जाना है, गुजरने का मतलब है हमें उसका अध्ययन करना होता है, उसको आधार मान करके हमें एक लॉजिकल यानी तार्किक निष्कर्ष निकालना होता है। तो ये एक रीजनिंग का पार्ट है। सेकंड इन्फ्रेंस का आंसर था एन इन्फ्रेंस इज ए मेंटल प्रोसेस। ये क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है विच इज यूज्ड टू गिव ए लॉजिकल कंक्लूजन अबाउट समथिंग। यानी कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं और उसके बारे में हम कोई अपनी राय प्रकट करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज ए मेंटल प्रोसेस। तो साबित हो गया कि ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। फिर इसके बाद में देखिए, एन इन्फ्रेंस इज ए कंक्लूजन दैट ड्रा फ्रॉम यू अबाउट समथिंग। इन्फ्रेंस जो होता है वो एक लॉजिकल कंक्लूजन होता है, यानी एक तार्किक निष्कर्ष होता है, दैट ड्रा फ्रॉम यू, जो तुम्हारे द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, अबाउट समथिंग, किसी के बारे में। एन इन्फ्रेंस इज ए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, एक लॉजिकल तर्क होता है, मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। किसके आधार पे बनाया जाता है? एविडेंस के आधार पे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक जज जो है सजा सुनाता है या मुक्ति दे देता है, ये किसके आधार पे देता है? उस कोर्ट में वकील जो दलील देते हैं उनको सुन करके अपने ज्ञान मस्तिष्क यानी संविधान के अनुच्छेदों कि अगर ये चीज नहीं पाई जाए तो ये दोषी है या दोषी नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो अपना क्या देता है? निर्णय देता है। तो ये हो गया इन्फ्रेंस जो वर्ड था हमारा, इसका मीनिंग और किसको इन्फ्रेंस कहें। अब देखिए, बात मैं आपसे करूं, एक व्यक्ति है, एक महान दार्शनिक था, दार्शनिक का नाम है अरस्तु। दार्शनिक का नाम क्या है? अरस्तु। इसने इन्फ्रेंस के दो अलग अलग भाग बताए हैं। इसने इन्फ्रेंस के क्या किए हैं? इन्फ्रेंस जो है इसके दो अलग अलग भाग बताए हैं। किसने? अरस्तु ने। क्या? देखिए, हम कह सकते हैं ट्रेडिशनली इन्फ्रेंस कैन बी divided into two classes। दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। किसको? इन्फ्रेंसेस को। किसने कहा यह बात? कही प्यारे बच्चों, अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या कहा कि जो इन्फ्रेंस है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, मैं यहां आपको डिवाइड करके बता देता हूं, ठीक है। देखिए, इन्फ्रेंस, इसके दो भाग। पहला भाग है डिडक्शन इन्फ्रेंस। डिडक्शन इन्फ्रेंस। और दूसरा भाग है इंडक्शन। इंडक्शन इन्फ्रेंस, ठीक है। अब देखिए, एक तो है डिडक्शन इन्फ्रेंस और एक है इंडक्शन इन्फ्रेंस। अब मैं इन दोनों वर्ड को आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं, ठीक है, जो आगे जाकर के आपको काम आएंगे। ठीक, पहले मैं इधर देखिए यहां साइड में इन दोनों वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिख देता हूं। डिडक्शन, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है डिडक्शन, ठीक है। और फिर है दूसरा इंडक्शन।
इसका है ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इन दोनों वर्ड के। अब देखिए, मैं एक बार आपको एक चीज बता देता हूं, आपने टीचिंग मेथड में, ठीक है, चाहे साइंस में हो, मैथमेटिक्स के हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, ठीक है, एसएसटी की हो, आपने 2 पॉइंट पढ़े होंगे, आगमन विधि और निगमन विधि पढ़े होंगे, आगमन और निगमन। तो वे दोनों पार्ट यही हैं, यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो अरस्तु ने इन्फ्रेंस को 2 भागों में डिवाइड किया, डिडक्शन इन्फ्रेंस और इंडक्शन इन्फ्रेंस। अब देखिए, ये डिडक्शन इन्फ्रेंस जो है, इसका मतलब तो हो गया निगमन और इसका मतलब हो गया आगमन। ये दोनों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब इनको समझा देता हूं, देखिए क्या है ये। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, किसने बताए ये 2 भाग? अरस्तु ने। किसने बताए हैं? अरस्तु ने, डिडक्शन इन्फ्रेंस और इंडक्शन इन्फ्रेंस, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम 1 नंबर पे लिख लेते हैं डिडक्शन इन्फ्रेंस। डिडक्शन इन्फ्रेंस। तो डिडक्शन इन्फ्रेंस क्या होता है? डिडक्शन इज एन इन्फ्रेंस, डिडक्शन इज एन इन्फ्रेंस। डिडक्शन एक ऐसा इन्फ्रेंस होता है, कैसा इन्फ्रेंस होता है जिसमें क्या होता है कि किसी भी निष्कर्ष को जारी किया जाता है बहुत सारे एविडेंस को सत्य मान करके। देखिए, फिर से रिपीट करता हूं, डिडक्शन इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि निष्कर्ष देने वाला व्यक्ति बहुत सारे एविडेंस, तथ्यों को, बहुत सारे ज्ञान को और बहुत सारे एविडेंस के सपोर्ट के आधार पर क्या करता है? निर्णय देता है। वो होता है डिडक्शन इन्फ्रेंस। डिडक्शन इन्फ्रेंस कौन सा होता है? वो इन्फ्रेंस जिसमें जो इन्फ्रेंस देने वाला व्यक्ति, यानी कि निष्कर्ष देने वाला व्यक्ति है, वो बहुत सारे एविडेंस का सपोर्ट लेकर के, यानी बहुत सारे लॉजिकल स्टेटमेंट्स या लॉजिक्स का सहारा लेकर के, बहुत सारे अनुभव का सहारा लेकर के, बहुत सारे ज्ञान का सहारा लेकर के, और जितने भी एविडेंस हैं उन सबकी एक लिस्ट बना करके, फिर उन लिस्ट को आधार मान करके, उनका सहारा लेकर के क्या करता है? एक निष्कर्ष देता है। उस निष्कर्ष को कहा जाता है, उस इन्फ्रेंस को कहा जाता है इंडक्शन इन्फ्रेंस। उस इन्फ्रेंस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इंडक्शन इन्फ्रेंस कहा जाता है, सॉरी, डिडक्शन इन्फ्रेंस कहा जाता है। तो डिडक्शन इज एन इन्फ्रेंस डिराइविंग फ्रॉम, देखिए यहां लिखता हूं, डिडक्शन is an inference deriving from logical conclusion from premises known to be true with the logical valid inference। अब यहां पे देखिए, यहां लिखा है
डिडक्शन इज एन इन्फ्रेंस डिराइविंग फ्रॉम लॉजिकल कंक्लूजन। इसको लिया जाता है डिडक्शन इन्फ्रेंस यानी निगमन जो निष्कर्ष है वो एक ऐसा निष्कर्ष होता है जिसको लिया जाता है या प्राप्त किया जाता है फ्रॉम लॉजिकल कंक्लूजन, तार्किक शक्ति के आधार पे, फ्रॉम प्रेमिसेस नोन टू बी ट्रू। ऐसी सीमाएं, ऐसी परिसीमाएं जिनको क्या माना जाता है सत्य, उन कथनों के आधार पर एक तार्किक निष्कर्ष दिया जाता है विद द लॉजिकल वैलिड इन्फ्रेंस। विद किसकी सहायता से? लॉजिकल वैलिड इन्फ्रेंस, तर्क के आधार पर जो वैलिड है, वैध है, उस वैध आधार को मान करके जो निष्कर्ष दिया जाता है वह क्या कहलाता है? डिडक्शन इन्फ्रेंस कहलाता है, डिडक्शन इन्फ्रेंस कहलाता है। या यूं समझिए, वहन, दूसरे शब्दों में देखिए, साधारण भाषा में, दूसरे शब्दों में, साधारण भाषा में समझाता हूं, वहन इन्फ्रेंस is based on a lot of evidence। देखिए, वहन इन्फ्रेंस का मतलब हो गया यहां निष्कर्ष। जब आपका निष्कर्ष इज बेस्ड ऑन, आधारित हो, किस पर आधारित हो? A lot of evidence, बहुत अधिक प्रमाणों पर या सबूतों पर, बहुत अधिक सबूतों पर यदि आपका निष्कर्ष आधारित हो तो उसे बहुत अधिक सबूतों पर आपका निष्कर्ष आधारित हो, सबूतों पर, ठीक है, बहुत अधिक सबूतों पर अगर आपका निष्कर्ष आधारित होता है, ठीक है, यानी कि वैलिड, वैध सबूत, वैध सबूत, वैध, ठीक है, जो वैध हैं, जो वैलिड माने गए हैं, वैधता जानते हैं ना, वैलिडिटी फोन में भी आती है, तो वैध सबूतों के आधार पर जो निष्कर्ष दिया जाता है वो डिडक्शन इन्फ्रेंस कहलाता है। तो यही भाषा थी इसकी, क्या? डिडक्शन इज एन इन्फ्रेंस। डिडक्शन एक ऐसा इन्फ्रेंस, ऐसा निष्कर्ष होता है डिराइविंग फ्रॉम, जिसे प्राप्त किया जाता है लॉजिकल कंक्लूजन, एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जाता है फ्रॉम प्रेमिसेस नोन टू बी ट्रू, उन सीमाओं को, उन सबूतों को आधार मान करके, नॉन टू बी ट्रू, जिनको माना जाता है सत्य, जिनको क्या माना जाता है? सत्य माना जाता है। ऐसे सबूतों को आधार मान करके एक लॉजिकल निष्कर्ष दिया जाता है, उसे कहा जाता है क्या? डिडक्शन इन्फ्रेंस कहा जाता है। कंप्लीट बात। इसे दूसरे शब्दों में मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया। व्हेन इन्फ्रेंस इज बेस्ड ऑन ए लॉट ऑफ एविडेंस, जब बहुत सारे वैध सबूतों पर आधारित आपका निष्कर्ष हो तो उसे कहा जाता है डिडक्शन इन्फ्रेंस। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट इंडक्शन इन्फ्रेंस। नंबर 2 है आपका इंडक्शन इन्फ्रेंस। अब ये इंडक्शन इन्फ्रेंस क्या होता है? तो इन इंडक्शन इन्फ्रेंस कंक्लूजन इज मूविंग फ्रॉम पार्टिकुलर टू यूनिवर्स। पार्टिकुलर से किधर जाता है? यूनिवर्स की तरफ जाता है। वह जो कंक्लूजन होता है, यानी कि कम सबूतों के आधार पर, कम सबूतों को या कम साक्ष्यों के आधार पर जो निष्कर्ष दिया जाता है वो कहलाता है इंडक्शन इन्फ्रेंस। क्या कहलाता है? इंडक्शन इन्फ्रेंस। इन इंडक्शन is an inference moving from particular to universe। पार्टिकुलर का मतलब है एक छोटे से तर्क, ज्ञान, अनुभव या सबूत या साक्ष्य
से, यूनिवर्स यानी सामान्य या सभी के लिए एक निष्कर्ष, सभी के लिए एक निष्कर्ष तय करना, ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है इंडक्शन इन्फ्रेंस। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इंडक्शन इज एन इन्फ्रेंस which is based on small evidence। स्मॉल यानी बहुत कम साक्ष्यों के आधार पर बनाया गया निष्कर्ष क्या होता है, इंडक्शन इन्फ्रेंस कहलाता है। बहुत कम साक्ष्यों के आधार पर, यानी बहुत कम तर्क या बहुत कम कथनों के आधार पर, यानी हमारे पास पर्याप्त क्या नहीं है, अनुभव नहीं है, पर्याप्त हमें क्या नहीं दिए गए हैं, कथन नहीं दिए गए हैं, ठीक है, पर्याप्त जानकारी नहीं है, उसके बावजूद हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वह निष्कर्ष जाना जाता है इंडक्शन इन्फ्रेंस के नाम से। और जिसमें बहुत सारे क्या काम में लिए जाते हैं, बहुत सारे साक्ष्य सबूत जो वैध हैं, वैलिड माने जाते हैं, दुनिया उनको सत्य मानती है, उनको आधार मान करके जो निष्कर्ष दिए जाते हैं वो कहलाते हैं कौन से, डिडक्शन इन्फ्रेंस। वो कौन से इन्फ्रेंस कहलाते हैं, डिडक्शन इन्फ्रेंस। तो इन्फ्रेंस ने जो पॉइंट था कि इन्फ्रेंस क्या है, उसका जवाब फिर इन्फ्रेंस के दो भाग बताए किसने, अरस्तु ने। आगे चल करके इन्हीं को आर्ग्यूमेंट कहा गया, आगे चल करके इन्हीं को दो आर्ग्यूमेंट कहा गया, यानी आर्ग्यूमेंट के दो टाइप बताए गए, किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। आगे चल के इन्हीं को आर्ग्यूमेंट टाइप्स, दो आर्ग्यूमेंट के टाइप्स बताए गए, कौन कौन से, एक डिडक्शन आर्ग्यूमेंट और एक इंडक्शन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इंडक्शन आर्ग्यूमेंट और डिडक्शन आर्ग्यूमेंट। फिर एक दो विधि होती हैं जैसे आपने पढ़ी होंगी, एक आगमन विधि, तो इंडक्टिव मेथड, और एक होती है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। दोनों जो मेथड था या जो दोनों मेथड हैं, दोनों विधि हैं, इनका प्रणेता, इनका जनक, इनका दाता अरस्तु है। वो ज्ञान आपको यहीं से मिलता है। और ये आप चाहे एसएसटी से हैं, चाहे साइंस से हैं, ये विधि आपको हर जगह पढ़नी है। मैथमेटिक वाला भी पढ़ेगा, साइंस वाला भी पढ़ेगा, एसएसटी वाला भी पढ़ेगा, हिंदी वाला भी पढ़ेगा, और संस्कृत और इंग्लिश वाला भी पढ़ेगा। अब देखिए इन दोनों में क्या है, ये बताई किसने, अरस्तु ने। अभी मैंने बताया कि इन्फ्रेंस जो है उसको अरस्तु ने दो भागों में डिवाइड किया। क्या प्यारे बच्चों, इन्फ्रेंस को अरस्तु ने दो भागों में डिवाइड किया। एक तो डिडक्टिव इन्फ्रेंस या डिडक्शन इन्फ्रेंस, और एक इंडक्शन इन्फ्रेंस। ठीक है, अब देखिए इंडक्टिव शब्द बन गया, ठीक है, और डिडक्टिव शब्द बन गया, आगमन विधि और निगमन विधि। अब आगमन विधि और निगमन विधि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। देखिए अगर हम अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं तो ये कौन सी विधि है, आगमन। हम अगर स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो ये कौन सी विधि है, आगमन विधि है। अगर हम यहां पे कठिन से
सरल की ओर जाते हैं या सरल का नियम अपनाते हैं, ठीक है, या फिर हम उदाहरण से नियम का नियम अपनाते हैं, तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? इंडक्टिव मेथड के। और इसमें इसका उल्टा हो जाता है, मूर्त से क्या होता है? अमूर्त, मूर्त से अमूर्त, सूक्ष्म से स्थूल, फिर सरल से कठिन, फिर जैसे नियम से उदाहरण। ये सभी के आपके पढ़े हुए होंगे। तो देखिए, अरस्तु इनको देने वाला है। आगमन विधि का जनक कौन है? अरस्तु। निगमन विधि का जनक कौन है? अरस्तु। आगमन विधि में क्या है? अमूर्त से मूर्त, यानी साक्ष्यों की संख्या कम होती है। अब समझिए, आगमन अमूर्त, अमूर्त चीज से हम किसका ज्ञान करेंगे? मूर्त का। तो अमूर्त के बारे में हमें क्या है? जानकारी कम उपलब्ध होगी। मूर्त जो दिखाई दे रही है उसके बारे में तो हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य होंगे। इसीलिए हमने कहा कि इंडक्शन इन्फ्रेंस कौन सा होता है? जिनमें सबूत या साक्ष्य क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। तो अमूर्त, मूर्त, स्थूल, सूक्ष्म, कठिन, सरल, उदाहरण से नियम, ये कौन सी विधि है? आगमन। फिर निगमन विधि कौन सी है? मूर्त से अमूर्त, सूक्ष्म से स्थूल, सरल से कठिन, नियम से उदाहरण। ये कौन सी विधि है? ये विधि है निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड कहते हैं। दोनों विधियों को देने वाला प्रणेता, जनक जो था वो कौन था? अरस्तु था। तो ये हो गया इन्फ्रेंस के बारे में जानकारी। अब देखिए, इन्फ्रेंस की प्रोसेस क्या होती है? इन्फ्रेंस की प्रोसेस क्या होती है? तो द प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस की प्रोसेस। तो देखिए, इसकी 5 प्रोसेस होती हैं, 5 स्टेप प्रोसेस, 5 स्टेप प्रोसेस, 5 स्टेप प्रोसेस होती है। पहली, आप क्या करते हैं? रीड द टेक्स्ट। आप भी परीक्षा में यही काम करते हैं। जब आपको फालेसी का क्वेश्चन पूछा जाता है, अनसीन पैसेज दिया जाता है, तो आप पैसेज को पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहला काम होता है रीड द टेक्स्ट। फिर क्या होता है? सेकंड, एग्जामिन द टेस्ट। 3, लिस्ट द एविडेंस। अब जो आपके पास साक्ष्य हैं, टेक्स्ट को पढ़िए, ठीक है। एग्जामिन द टेस्ट, टेस्ट का क्या करिए? निरीक्षण कीजिए। लिस्ट द एविडेंस, जो उसमें आपको एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, उनको जुटाइए। 4 नंबर, पुट टुगेदर ऑल द एविडेंस। और 5 नंबर की स्टेप होती है कंक्लूजन या मैक एन इन्फ्रेंस, या फिर क्या कर दीजिए? एक निष्कर्ष निकाल दीजिए। जैसे आपको फालेसी दी जाएगी, 2-3 लाइन दी जाएंगी, आप टेक्स्ट को पढ़ोगे, ठीक है, उसका निरीक्षण करोगे, फिर उसमें आपको ऐसा कौन सा सबूत, ऐसा कौन सा साक्ष्य, ऐसा कौन सा लॉजिक मिला जिसके आधार पर आप उसे एक नाम देंगे फिक्स। तो उस लिस्ट बनाइए एविडेंस की या डिटेल्स की। पुट टुगेदर ऑल द एविडेंस, सारे जो एविडेंस हैं आपको मिले, यानी आपको जो अनुभव है, आपने जो पढ़ रखा है, उस ज्ञान को देखिए। आपको क्वेश्चन दिया गया फालेसी का, आप 3-4 स्टेटमेंट है उनको पढ़ेंगे, फिर उनका निरीक्षण करेंगे, फिर आपने जो पढ़ रखा है उस ज्ञान को वहां पर अप्लाई करेंगे, थोपेंगे, थोपोगे यानी। तो उस ज्ञान को, वो ज्ञान क्या है? आपका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो एविडेंस है आपके पास, साक्ष्य हैं। आप उन सबको वहां एक साथ लगाओगे। उनको लगाने के बाद आपका मस्तिष्क कहेगा यहां पर ये अप्लाई हो रहा है। क्या कहेगा? देखिए ध्यान से मेरी तरफ। फिर आपका मस्तिष्क कहेगा, आपने नॉलेज पढ़ा, फालेसी अभी पढ़ रहे हैं, उन सबको पढ़ लोगे आप। पढ़ने के बाद जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है,
4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बाद आप क्या करते हैं, चारों ऑप्शनों को पढ़ते हैं, फिर आप अपने मस्तिष्क में जो नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं, फिर आपका मस्तिष्क रिप्लाई करता है कि ये इसके प्रति ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, बी सही है, डी सही है, ए सही है। करते हैं नहीं करते हैं? ऐसे ही फालेसी जो है उसको पढ़ना है, उसमें 2 3 4 जो कथन दिए गए हैं, रीड द टेक्स्ट, टेक्स्ट को पढ़ना है, एग्जामिन द टेक्स्ट, टेक्स्ट, एग्जामिन द टेक्स्ट, टेक्स्ट को एग्जामिन करना है, यानी उसका अवलोकन करना है, मूल्यांकन करना है, लिस्ट द एविडेंस या लिस्ट द डिटेल्स, डिटेल्स की क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट कौन सी? वो डिटेल वहां पेपर में नहीं दी हुई होगी, वो आपके मस्तिष्क में है, आपका नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में आपने पहले से पढ़ा है, वो कितना वैलिड है कितना वैलिड नहीं है ये बाद की बात है। आप उसे एक साथ प्लेस कीजिए और फिर आप क्या करते हैं, लास्ट में एक निष्कर्ष निकालते हैं कि मैंने ये 3 स्टेटमेंट पढ़ लिए, ये नॉलेज मेरे पास था, ये मैंने अप्लाई किया, अब यहां पर इस फालेसी का उदाहरण है, ये आप निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये दिस इज द 5 स्टेप्स प्रोसेस, ये 5 स्टेप की प्रोसेस है किसकी, इन्फ्रेंस की। इन्फ्रेंस की क्या है, 5 स्टेप प्रोसेस होती है। अब ये इन्फ्रेंस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी, इन्फ्रेंस कितने टाइप के होते हैं, इन्फ्रेंस के मीनिंग कितने होते हैं, व्हाट इज एन इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस किसको कहते हैं, और इन्फ्रेंस जो है उसकी प्रोसेस क्या है। अब बात आती है लास्ट में कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, फिर हमने उसका निरीक्षण कर लिया, हमारे पास जितना ज्ञान, जितने साक्ष्य, जितने सबूत थे उनको भी लिस्ट में बना लिया, सूची में डाल लिया, उन सबको इकट्ठा कर लिया और फिर हमने एक निष्कर्ष दे दिया। इस निष्कर्ष से ही फालेसी बनती हैं। अब अगर आपका निष्कर्ष लॉजिकल है तो फालेसी नहीं है, दैट्स द पार्ट ऑफ रीजनिंग, दैट्स द पार्ट ऑफ साइंस, वह साइंस का भाग है, वह रीजनिंग का भाग है, जहां पर वैध साक्ष्य को माना जाता है और उनको मान करके एक सही निष्कर्ष दिया जाता है। लेकिन अगर आपका निष्कर्ष अनऑथेंटिक है, आपका निष्कर्ष इनकरेक्ट है, आपका निष्कर्ष इलॉजिकल है, दैट इज कॉल्ड फॉलेसी। उसी को क्या कहते हैं, फॉलेसी कहते हैं। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब 4 पॉइंट नोट करते हैं। क्वेश्चन, मैं आपसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाट इज फालेसी, फालेसी क्या है। अब इसका आंसर है स्टूडेंट्स, पहला देखिए, एन illogical inference is called fallacy। एक आंसर, एन इलॉजिकल इन्फ्रेंस इज कॉल्ड फालेसी, उसे क्या कहेंगे, फालेसी कहेंगे। पहला पॉइंट हो गया कि जो इलॉजिकल, अतार्किक निष्कर्ष जो है वो क्या है, फालेसी है। नंबर 2, एन अनऑथेंटिक इन्फ्रेंस या कंक्लूजन या एसेंस या प्रिज्यूप्शन is called fallacy। ठीक है। नंबर 3, an incorrect inference is called fallacy। नंबर 4,
wrong inference is called fallacy। फालेसी क्या है, मैंने इसका जवाब दिया है। पहले तो इन्फ्रेंस पता होना चाहिए। हमने पढ़ा इन्फ्रेंस एक मेंटल प्रोसेस है, इन्फ्रेंस एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इन्फ्रेंस के दो भाग हैं, डिडक्टिव इन्फ्रेंस, इंडक्टिव इन्फ्रेंस। डिडक्टिव इन्फ्रेंस जब बहुत सारे सबूतों को आधार मान करके, साक्ष्यों को आधार मान करके, जिनको दुनिया सत्य मानती है, हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो डिडक्टिव इन्फ्रेंस होता है। इंडक्टिव इन्फ्रेंस जब हम कम सबूतों के आधार पर निकालें निष्कर्ष, तो वो इंडक्टिव इन्फ्रेंस होता है। इंडक्टिव इन्फ्रेंस और डिडक्टिव इन्फ्रेंस से ही शब्द बने डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। फिर आगे चलकर इन्हीं को कहा गया इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। देने वाला था कौन? अरस्तु। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन्फ्रेंस किसको कहें, तो इन्फ्रेंस किसको कहें, ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। अब देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू रीजनिंग, according to valid arguments, according to valid evidence, अगर valid evidence के आधार पे, according to valid proofs के आधार पे, according to valid arguments के आधार पे हम जो निष्कर्ष देते हैं, that is a scientific process that is included in reasoning, वह रीजनिंग में शामिल होगा, फिर वो फालेसी नहीं होगा। अब देखिए फालेसी क्या होता है कि जब हम इन्फ्रेंस जो है उसके लिए हमारे पास जो सबूत हैं, उन सबूतों को हम पहचान भी जाएं कि ये सही हैं या गलत हैं, और फिर हम इरादा कर करके उसको गलत कह दें, दैट इज फालेसी। या इनऑथेंटिक इन्फ्रेंस दे दें, जो ऑथेंटिक नहीं है, जिसको दुनिया नहीं मानती है, जो साक्ष्यों के आधार पर नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, जो हमारे स्वयं के अनुभव पर आधारित है, पूरी दुनिया के अनुभवों पर आधारित नहीं है, ऐसा जो निष्कर्ष दे दें वह निष्कर्ष फालेसी है। तो 4 पॉइंट है। एन इलॉजिकल इन्फ्रेंस, जो अतार्किक इन्फ्रेंस है वो क्या कहलाएगा? फालेसी। एन अनऑथेंटिक इन्फ्रेंस, जो ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक का मतलब जो हमारे अनुभव पर, हमारे ज्ञान पर आधारित है, दुनिया के संपूर्ण ज्ञान या संपूर्ण साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, वो क्या है? वह क्या कहलाएगा? फालेसी कहलाएगा। An incorrect inference is called fallacy, a wrong inference is called fallacy। wrong inference को क्या कहेंगे हम? fallacy कह देंगे। अब देखिए यहां तक बात हो गई। अब जो फालेसी है वो मेन टॉपिक आ जाता है। तो अब फालेसी जो है उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। अरस्तु ने कहा फालेसी 2 टाइप की होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, फिर रिथ्रोटिकल फालेसी के अकॉर्डिंग 3 टाइप की होती हैं, इथिकल, इमोशनल और लॉजिकल। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉमन क्लासिफिकेशन की, तो अलग टाइप की फालेसी होती हैं, 5 टाइप की, फिर उनमें और फालेसी होती हैं। अब देखिए यहां पर, यहां हमें पता चल गया कि हम फालेसी किसको कहें। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फालेसी, और कौन सी फालेसी में कौन सा। देखिए अगर फालेसी कब है? जब आपके पास जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्यों को आधार मान करके, साक्ष्य वैध होने चाहिए यानी कि वैलिड होने चाहिए, जिनको दुनिया सही मानती हो, उन साक्ष्यों को आधार मान करके आपने एक निष्कर्ष दिया, आपका निष्कर्ष सत्य है, तो वो फालेसी नहीं है। अगर आपका निष्कर्ष जो है वो साक्ष्य तो आपके पास ऑथेंटिक थे यानी वैध साक्ष्य थे, लेकिन आपने उनको समझने में गलती कर दी, या फिर आपने इरादा बना लिया और फिर उस चीज को प्रस्तुत कर दिया, तो वो कहलाता है फालेसी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने काफी बार सुना होगा, विशेषकर बहुत सारे पुरुष बोलते हैं और महिलाओं ने भी सुना होगा, क्या एक रामायण की लोकोक्ति है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। अब इसमें साक्ष्य तो वैध हैं, साक्ष्य वैध हैं। जिस व्यक्ति ने यह कथन कहा उस व्यक्ति का कथन और उसके द्वारा दिए हुए साक्ष्य सत्य हैं, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति इसे अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर प्रसारित करता है, यानी इसका निष्कर्ष निकालता है। यानी कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ढोल यानी कि नगाड़ा जो है उसे जोर जोर से मारने पे ही वो क्या देता है? ध्वनि देता है। ढोल गंवार को पीटो तो ही काम करता है। यहां हर जगह पशु और शूद्र नारी इन सबको मारो तो ही काम देते हैं।
लेकिन वास्तविक व्याख्या यह नहीं है। हम ये जो व्याख्या लगा रहे हैं कि सबको मारना चाहिए, सबको पीटना चाहिए, सबके लठ देने चाहिए, यह जो हमारा निष्कर्ष है दैट इज कॉल्ड फॉलेसी। यही क्या है? फॉलेसी है। क्योंकि यहां पर हमारे पास साक्ष्य तो वैध हैं, लेकिन हमने निष्कर्ष जो निकाला वो वैध नहीं है, वो हमारे अनुभव पर आधारित है। वाकई क्या है? वाकई इसका अर्थ है कि जैसे ढोल है, उसको पीटने पर आवाज आएगी। ढोल गंवार जो है उसे आप कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो वहां पीटना या ताड़ने का मतलब है कि आप उसे अपने अवलोकन में रखिए, उसे उतने ही दायरे में छोड़िए जहां तक आपकी दृष्टि जाती है। क्योंकि अगर आपकी आंखों से ओझल हुआ, आप उस पर निगरानी नहीं रखेंगे तो वो गलत कार्य कर सकता है। गंवार पशु, पशु पे क्या करना होता है? अंकुश लगाना होता है। आपने देखा है कोई पशु, आप पशु कुत्ता पालते हैं घर पे, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, क्या उनके लठ मारते हैं? नहीं मारते हैं। उन पे अंकुश रखना होता है ताकि वो क्या करें? हम जैसा चाहते हैं वैसा कार्य करें। यानी हम सभ्य हैं, वो भी सभ्य बन के रहें। तो पशु पे अंकुश लगाना है, पीटना नहीं है, मारना नहीं है। फिर गंवार, शूद्र पशु, शूद्र जो है, शूद्र का मतलब है मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि पे क्या करना है? कार्य दे दो, लेकिन उसे बार बार आप उस कार्य के लिए क्या करते रहो? मोटिवेट, यानी आप उस पे क्या रखें? निगरानी। और नारी, नारी को ताड़ना मतलब पीटना कतई नहीं है। यहां पे ताड़ना का मतलब है आप उसकी सुरक्षा के लिए, आप उसकी सुरक्षा के लिए उस पे अपनी नजरें रखें कि उसके साथ में कहीं कोई असभ्य या दुर्व्यवहार नहीं हो जाए। ये इसकी सही व्याख्या है। हम क्या मान लिया? ये तो व्याख्या थी, वैलिड सबूत यही थे, साक्ष्य भी यही हैं, लेकिन साक्ष्य यही हैं, लेकिन हम इसका निष्कर्ष अपने अनुसार देते हैं कि इन सबको मारना चाहिए, सबको पीटना चाहिए। तो हमने ये जो निष्कर्ष दिया इसी को फॉलेसी कहते हैं। और अगर हमने सही निष्कर्ष दिया होता, अंकुश लगाना, निगरानी लगाना, तो फॉलेसी नहीं था, डेट इज साइंटिफिक रीजन, और वह कहलाता रीजनिंग, तर्क शक्ति का विषय हो जाता। थैंक यू। अगले सेशन में मिलते हैं जहां हम फॉलेसी के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे।